कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये जाना था कि थीम 1 किसका, क्लास 11th हिस्ट्री का। चैप्टर का नाम कौन सा है, थीम का नाम कौन सा है, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम। जिसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में किस टॉपिक को जाना था। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने मोड ऑफ कम्युनिकेशन यानी कम्युनिकेशन का माध्यम क्या है, दैट इज लैंग्वेज एंड आर्ट, उसके बारे में जाना था। जिसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ कैसे था, यानी कि लैंग्वेज कैसे अपने अस्तित्व में आया, लैंग्वेज किन ग्रुप्स ऑफ ह्यूमंस के द्वारा सबसे अच्छा बारीकी से बोले जाने लगा। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि लैंग्वेज न है, मतलब लैंग्वेज के ऊपर कुछ व्यूज़ जो है, लैंग्वेज के ऊपर कुछ व्यूज़ है, उन व्यूज़ के बारे में जाना था। व्यूज़ क्या क्या था, जैसे में व्यूज़ ये था, सबसे पहला व्यूज़ ये था कि लैंग्वेज जो है होमिनिड्स का जो लैंग्वेज है, होमिनिड्स का जो लैंग्वेज वो बोलते थे, यूज करते थे, वो लैंग्वेज उनका क्या होता था। तो वो लैंग्वेज उनका होता था गेस्चर, हैंड मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट्स, यानी कि अपने बॉडी के मूवमेंट्स वो लोग कम्युनिकेट करते थे। यानी कि पहला व्यूज क्या होगा कि सबसे पहले लोगों ने कैसे कम्युनिकेट करना शुरू किया होगा। तो सबसे पहले लोगों ने बॉडी मूवमेंट्स का यूज करके कम्युनिकेट करना शुरू किया होगा। दूसरा व्यूज ये था कि सबसे पहले स्पोकन लैंग्वेज से पहले कौन सा लैंग्वेज आया होगा, यानी कि स्पोकन लैंग्वेज से पहले नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का डेवलपमेंट हुआ होगा। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करने का मतलब क्या, जैसे में हमिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले नॉन वर्बल स्पोकन लैंग्वेज यानी कि वोकल कम्युनिकेशन से पहले नॉन वर्बल यानी कि कम्युनिकेशन का यूज हुआ होगा लोगों के द्वारा। तो दूसरा व्यूज ये था। तीसरा व्यूज ये था कि ह्यूमंस ने आपस में बातचीत करना कब शुरू किया होगा। तो ह्यूमंस ने आपस में बातचीत करना तब शुरू किया होगा जब लोगों की एक दूसरे की ज़रूरत पड़ी होगी और लोगों ने एक दूसरे को कॉल करना शुरू किया होगा। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर हैं, आपके पेरेंट्स कहीं और हैं, आपके पेरेंट्स को कॉल करते हैं, हे डूड प्लीज़ कम आउट, तो आप वहाँ पर जाते हैं, यानी कि रिस्पॉन्स देते हैं और वहाँ पर जाते हैं। तो इस तरह का ऑप्शन, इस तरह का सिनारियो, इस तरह का इन्वायरमेंट पहले भी हुआ होगा और इसी का नतीजा है कि लैंग्वेज आज हम लोगों के सामने डेवलप होकर आया है। ठीक है, उसमें भी और आगे हम लोगों ने क्या पढ़ा था और आगे हम लोगों ने ये पढ़ा था कि स्पोकन लैंग्वेज जो है इमर्ज कब हुआ। ठीक है, यानी कौन से ग्रुप के एनिमल्स के अंदर ऐसा कुछ डेवलपमेंट हो गया कि एनिमल्स ने यानी ह्यूमंस ने बातचीत करना शुरू कर दिया। आखिर वो कौन से ह्यूमंस थे भाई, जानना तो बनता है ना। तो वो और कोई नहीं थे बल्कि वो थे कौन 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 कौन, तो वो थे होमो हैबिलस, यानी कि होमो हैबिलस ग्रुप के जो एनिमल्स जो थे उनके बॉडी के स्ट्रक्चर में ऐसा कुछ डेवलपमेंट आ गया कि उन लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, उन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया। यानी कि दे जस्ट स्टार्टेड टू कम्युनिकेट विथ अदर्स। ओके, यानी कि दे जस्ट स्टार्टेड टू यूज द लैंग्वेज, they started to use the language as a medium of communication। लेकिन अब कम्युनिकेशन तो करना है, ठीक है, बोलना है, लेकिन बोलने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है। तो बोलने के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ हो, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है वोकल ट्रैक्ट। ये है वोकल ट्रैक्ट, इसका होना। तो वोकल ट्रैक्ट भाई कौन से ग्रुप के एनिमल्स में आया, तो वोकल ट्रैक्ट जो है वो कौन से ग्रुप के एनिमल्स में आया, ये जानने से अच्छा है कि आप ये जान लीजिए कि वो कब आया। तो वोकल ट्रैक्ट जो है वो आया आज से, उस मतलब वोकल ट्रैक्ट का जो इवोल्यूशन हुआ एनिमल्स में, ह्यूमंस में, वो हुआ आज से 2 लाख साल पहले। 2 लाख साल पहले, यानी कि हमारे अंदाज से जो मॉडर्न ह्यूमन बींग्स जो है, यानी कि जो मॉडर्न यानी कि होमो सैपियंस जो थे, उनके अंदर वोकल ट्रैक्ट का डेवलपमेंट हो गया और उन्होंने बहुत ही बारीकी से, अच्छी से कम्युनिकेट करना, लैंग्वेज को बोलना सीख लिया और आगे बढ़ गए। फिर हम लोगों ने ये भी जाना था कि लैंग्वेज और आर्ट जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है और दोनों जो है एक तरह से इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, आपस में मिलता जुलता है। क्यों मिलता जुलता है, क्योंकि दोनों का बस एक ही काम है, क्या, कम्युनिकेट करवाना है। क्योंकि दोनों जो है एक मीडियम है, किस चीज़ का, दोनों जो है एक मीडियम है कम्युनिकेशन का, जिसके बारे में हम लोगों ने जाना था, लैंग्वेज के बारे में, आर्ट के बारे में। ठीक है,
फिर हम लोगों ने केव पेंटिंग जो अल्टामीरा में किसके द्वारा ढूंढा गया था, एक बार नाम उसका जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। और ये कहाँ का है अल्टामीरा, अल्टामीरा कहाँ पे है वो भी नाम एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। देखते हैं आप लोग को कितना याद रहता है, देखने वाली बात है। फिर हम लोगों ने पेंटिंग्स जो है मतलब आर्ट का डेवलपमेंट हो गया, ठीक है। लैंग्वेज डेवलपमेंट तो हुआ ही, साथ ही साथ आर्ट्स का भी डेवलपमेंट हुआ। आर्ट्स का डेवलपमेंट करने का मतलब क्या, आर्ट्स का डेवलपमेंट करने का मतलब पेंटिंग का डेवलपमेंट, स्कल्पचर का डेवलपमेंट, इनग्रेविंग का डेवलपमेंट, ये सब चीज़ का डेवलपमेंट हो गया। और हम कैसे कह सकता हूँ मैं कि आर्ट का डेवलपमेंट हो गया, वो मैं ऐसे कर रहा हूँ क्योंकि हम लोगों को बहुत सारा सैकड़ों की मात्रा में यानी कि हंड्रेड्स की मात्रा में पेंटिंग्स मिला है, ठीक है। किसका, एनिमल्स का। तो बिना आर्ट का डेवलपमेंट हुए क्या हम लोग को पेंटिंग मिल सकता है? तो मिल गया आपका क्वेश्चन का आंसर क्या, कि आर्ट्स का डेवलपमेंट हो गया था। अब आर्ट्स का डेवलपमेंट तो हुआ, लेकिन उसमें किस चीज़ को पेंट किया जाता था, तो उसमें एनिमल्स, ह्यूमंस यानी कि मैन, ह्यूमन, इन सब लोगों को पेंटिंग किया जाता था। कहाँ पर, कहीं दीवार पर, कहीं किसी केप पर, ठीक है ना। अब बात यहाँ पर यह है कि वो पेंटिंग्स जो है पहले मिला तो मिला कहाँ, डिस्कवर कहाँ हुआ, ठीक है। तो वो पेंटिंग जो है वो हम लोगों को केव्स में मिला। कौन कौन सा केव्स है बाबू, तो वो केव्स हो गया लेस्कॉक्स, चॉबेट, जो कि दोनों कहाँ पर है, दोनों है फ्रांस में। नाम याद रखिएगा, लेस्कॉक्स एंड चॉबेट, जो कि दोनों है कहाँ, फ्रांस में है। सेकेंड बात यहाँ पर है अल्टामीरा, जो कि कहाँ है, जस्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा था पिछले वीडियो में। और अगर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताया होगा उसका आंसर तो जान ही गए होंगे, नहीं तो अभी जान ही लीजिए। अल्टामीरा जो कि स्पेन में है, ठीक है। वहाँ भी वहाँ के केव्स में भी पेंटिंग का क्या मिला है, पेंटिंग का एविडेंस मिला है। दिस अब भाई यहाँ पर बात एक और ये आता है कि पेंटिंग्स में कौन कौन लोगों को या कौन कौन चीज़ों को डिपिक्ट किया जाता था, जिसके बारे में मैंने आप लोग को पहले भी बता चुका हूँ, बस थोड़ी देर पहले। और एक और जान लीजिए क्या, कौन कौन लोग थे उसमें या कौन कौन एनिमल्स जो थे, तो उसमें थे बाइसन, हॉर्सेस, आइबेक्स, डियर, मैमथ्स, राइनोस, लायंस, डियर्स, पैंथर्स, हीनास एंड आउल्स, यानी कि इन सब एनिमल्स को उसमें डिपिक्ट किया जाता था। अब बात यहाँ पर यह है कि जितना ये तो मिला नहीं, उससे ज़्यादा तो क्वेश्चन ही यहाँ पर आ गया, क्वेश्चन आ गया, क्या करे भाई। मतलब पेंटिंग्स तो मिला कुछ ही, लेकिन उससे जुड़ा क्वेश्चन बहुत सारा आ गया। क्या क्या क्वेश्चन हो गया, जैसे में क्वेश्चन ये होता है कि कुछ पेंटिंग्स जो है वो कुछ ही केव्स में ही क्यों मिला, सबसे पहला क्वेश्चन। दूसरा, पेंटिंग्स है उसमें कुछ ही एनिमल्स को पेंट क्यों किया जाता था और एनिमल्स को पेंट क्यों नहीं किया जाता था, ठीक है, दूसरा मिला। फिर ये मिला क्वेश्चन कि पेंटिंग्स में, ठीक है, पेंटिंग्स में मेन को इंडिविजुअली और साथ साथ ग्रुप में भी, दोनों में पेंट किया जाता था, लेकिन फीमेल्स को हमेशा ग्रुप में ही पेंटिंग क्यों किया जाता था। एक ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और एक और क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि मेन को हमेशा एनिमल्स के साथ पेंट किया जाता था, यानी कि एनिमल्स के नज़दीक, लेकिन जब वुमेन का बात आता है यानी फीमेल का जब बात आता है तो बस ऐसा कभी होता ही नहीं था। क्या उस समय भी डिस्क्रिमिनेशन था, क्या उस समय भी कुछ इनइक्वालिटी का चीज़ था, आखिर क्या था उस समय, तो इसका आंसर तो पता नहीं, लेकिन कुछ आंसर हमें मिला है, कुछ उत्तर हमें मिले हैं इन सब कुछ क्वेश्चंस का, वो हम लोग जान लेते हैं। एक में मतलब इस जो क्वेश्चन मैंने बताया, इन सब क्वेश्चन पर बहुत सारा एक्सप्लेनेशन जो है वो दिया गया है, लेकिन उसमें से कुछ एक्सप्लेनेशन के तौर पर दिया गया जैसा सही माना जाता है। उसमें से एक एक्सप्लेनेशन ये है कि एनिमल्स को पेंटिंग, मतलब एनिमल्स का ही पेंटिंग इसलिए किया जाता था क्योंकि हंटिंग जो है एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था ह्यूमन बींग्स का, ठीक है। हंटिंग के बजाय ह्यूमन बींग्स जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकते थे, क्योंकि बिना हंटिंग किए हुए वो खाएंगे क्या। तो इसीलिए हंटिंग को एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट माना जाता था। और जो व्यक्ति इससे हंटिंग करते थे, यानी जो व्यक्ति जो किसी एनिमल्स को हंट करता था, उसे उसको रीति रिवाज से जोड़ के, कुछ मैजिक से जोड़ के, और उसे फिर पेंटिंग के तौर पर पेंट किया जाता था, ठीक है। मतलब रीति रिवाज धर्म से जोड़कर फिर और मैजिक से जोड़ कर कि अच्छा यही थोड़ा शक्तिशाली व्यक्ति है, भगवान ने इसे भेजा है कि हंट करे और हम लोग को फूड प्रोवाइड करे, तो ये सब चीज़ों को बातों को मानकर और फिर
उसका डिफिक्शन किया जाता था। फिर सेकंड व्यू यहाँ पर ये दिया गया था ना उस समय कि लोग जो है मतलब पेंटिंग्स का दीवार पर मतलब केव्स पर क्यों डिपिक्ट करते थे, तो उसके पीछे का रीज़न ये दिया गया था कि लोग जो है वहाँ पर उस जगह पर आते थे और उस जगह पर आने के साथ अपना जो नॉलेज जो है वो शेयर करते थे अपने फर्स्ट जनरेशन से दूसरे जनरेशन, यानी कि अपने जनरेशन से लेके दूसरे जनरेशन के लोगों के बीच में लोगों का वो मीटिंग प्लेस होता था, इसलिए वहाँ पर पेंटिंग को बनाया जाता था। तो ये सब एक्सप्लेनेशन जो है वो दिया गया, जो कि पर्याप्त नहीं है, क्योंकि अभी भी बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन जो है जिसका आंसर अभी नहीं मिला है आर्कोलॉजिस्ट को, हिस्टोरियंस को, स्कॉलर्स को, और वो भी क्वेश्चंस का आंसर अननोन है। ठीक है, तो ऐसा व्यू जो है वो दिया गया है। तो बस अब हम लोग ये समझते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में पढ़ेंगे और वो है अर्ली एनकाउंटर्स विथ हंटर गैदरर्स इन अफ्रीका। ये हंटर गैदरर्स जो है ना शुरू से ही पीछे पड़ा हुआ है। चलो आज जान ही लेते हैं क्या है, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में भी हम लोगों ने देखा था, वहाँ भी हंटर गैदरर्स के बारे में बात की जा रहा है, अभी फिर उसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसके जस्ट पिछले वाले वीडियो में भी हम लोगों ने हंटर गैदरर्स के बारे में लास्ट पैराग्राफ में पढ़ा था। तो चलिए आज जान ही लेते हैं आखिर ये है क्या। ठीक है, सारा क्वेश्चन का आंसर सब एक ही बार में, दिमाग खराब मत करो, सीधा आंसर की ओर भागो। तो आज का हमारा टॉपिक है अर्ली एनकाउंटर्स विथ हंटर गैदरर्स इन अफ्रीका। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरुआत और जानते हैं उस रहस्यमय क्वेश्चन का आंसर। द फॉलोइंग इज एन अकाउंट बाय अ मेंबर ऑफ एन अफ्रीकन पैस्टोरल ग्रुप about its initial contact in 1870 with the Kung San, a hunter-gatherer society living in the Kalahari Desert। यानी कि ये जो है यहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्शन दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्शन दिया गया है, ये यहाँ से लेके वेन से लेके फिर फाइटिंग के बीच में। तो ये जो है एक अफ्रीकन पैस्टोरल ग्रुप के जो एक मेंबर है, ठीक है, उन्होंने 1870 में 1870 में, हाँ 1870 में कुंग सान जो है एक हंटर गैदर सोसाइटी है। ठीक है, वहाँ के लोगों ने उन्होंने कांटेक्ट में आया था, मिला था। ठीक है, और जो कि कलाहारी डेजर्ट में रहते हैं, और उसके बाद जो भी उन्होंने एक्सपीरियंस किया वहाँ के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, ठीक है, उन सब चीज़ों को यहाँ पर नीचे पैराग्राफ में दिया गया है। बस उसी को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और समझने भी साथ साथ जा रहे हैं। When we first came into this area, all we saw were strange footprints in the sand. We wondered what kind of people these were। यानी फिर यहाँ पर ये बता रहे कि जब उन्होंने पहली बार इस जगह पर आए थे तो उन्होंने बहुत ही स्ट्रेंज फुटप्रिंट्स देखा था। मतलब ऐसा फुटप्रिंट्स उन्होंने पहले कभी देखा ही नहीं था। कहाँ पर? सैंड में। भाई डिजर्ट है तो वहाँ पर तो सैंड ही होगा ना, थोड़ी मिट्टी होगा। वी वंडर्ड व्हाट काइंड ऑफ पीपल दिस वेयर। वो लोग सरप्राइज हो गए थे, अरे ये लोग कौन से तरह के लोग हैं भाई, समझ में नहीं आता है। ऐसा फुटप्रिंट आज तक हम लोगों ने कभी देखा ही नहीं है। लेकिन देखा भी तो कहाँ देखा, डेजर्ट में देखा। तो चलिए जानते हैं आखिर वो लोग थे कौन। दे वर वेरी अफ्रेड ऑफ अस एंड वुड हाइड व्हेनेवर वी कैम अराउंड। एक और आश्चर्यचकित की बात यहाँ पर ये है कि वो लोगों से जब भी हम लोगों का सामना होता तो वो लोग हमेशा डर जाते और हमसे डरकर हमेशा छुप जाते। अरे भाई, अब ये तो क्या है, ये तो खुशी की भी बात है, दुखी की भी बात है। खुशी की बात ये वो लोग हमसे डर रहे हैं, दुखी की बात ये ओहो उनके बारे में मालूम नहीं चल रहा आखिर वो लोग है कौन। आगे जानते हैं। वी फाउंड देयर विलेजेस। अच्छा, अब अथक परिश्रम के बाद उन लोगों को क्या मिल गया? उन लोगों को उनका विलेज मिल गया। इन लोगों को, यानी कि जो ये लिख रहे हैं, जो फर्स्ट अफ्रीकन पैस्टोरल ग्रुप के जो मेंबर हैं, उन्हें मिल गया क्या? उन्हें मिल गया हंटर गैदरर सोसाइटी, जो कि कंग सान है, उनका क्या मिल गया? तो उनका मिल गया विलेज मिल गया। ठीक है ना, बट दे वर ऑलवेज एम्प्टी बिकॉज एज सुन एज दे सो स्ट्रेंजर्स कमिंग दे वुड स्कैटर एंड हाइड इन द बुश। वी सॉ ओह दिस इज गुड, दिस पीपल आर अफ्रेड ऑफ अस एंड दे आर वीक एंड वी कैन इजिली रोल ओवर देम। यानी कि यहाँ पर ये बता रहे हैं कि विलेज तो मिला, लेकिन विलेज मिलने के बाद भी प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम क्या था कि हमेशा वो विलेज खाली होता था। खाली क्यों होता था? क्योंकि हम लोगों से, यानी कि पैस्टोरल ग्रुप से, अफ्रीकन पैस्टोरल ग्रुप से
वो लोग जो है डर रहे थे और डर कर हमेशा छुप जा रहे थे, ठीक है, उनके बारे में मालूम नहीं चला था। लेकिन एक और बात वहाँ पर उनके लिए खुशी की बात ये था कि वो लोग हमसे डर रहे हैं, यानी कि वो लोग अपने आप को वीक समझ रहे हैं और हमें स्ट्रांग समझ रहे हैं, और इसीलिए हम जो है उन पर क्या कर सकते हैं, हम जो है उन पर रूल कर सकते हैं। किसके जैसा? ब्रिटिशर्स के जैसा, जैसे हमारे इंडिया पे उन्होंने लगभग 200 सालों तक रूल किया था, ठीक है। नाउ सो वी जस्ट रूल देम, देयर वाज नो किलिंग और फाइटिंग। और ये पहला ऐसा जगह था, मतलब ऐसी बता रहा हूँ समझ लीजिए, वैसा जगह था जहाँ पर किसी दूसरे जगह के लोगों ने किसी दूसरे जगह पर रूल किया बिना कुछ मारपीट किए हुए, ठीक है। पहला जगह नहीं था, मतलब ऐसे ही बताया था, मतलब बिना कुछ मारपीट किए हुए, बिना किलिंग फाइटिंग किए हुए, और उन्होंने वहाँ पर रूल किया था। अब यू विल रीड मोर अबाउट एनकाउंटर्स विथ हंटर गैदरर्स इन थीम 8 एंड 10, यानी थीम 8 में और 10 में हंटर गैदरर्स के बारे में और पढ़ेंगे। समझ लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है। पहले चैप्टर के बीच में, चैप्टर के सबसे पहले, फिर इसके पहले वाले टॉपिक में भी हंटर गैदर के बारे में बात की है, फिर अभी हंटर गैदर के बारे में बात कर रहे हैं, फिर हम लोग थीम 8 और 10 में भी हंटर गैदर के बारे में बात करेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बाबू, समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब और आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं द हैदजा। अब हैदजा क्या है? क्या है हैदजा? दिमाग खराब हो जाता है, हिस्ट्री में सिर्फ जानना ही जानना है, क्या क्या जानेंगे। अब जानना तो बहुत है, और उसमें से एक और ये भी चीज़ है, उसे भी जान लेते हैं। द हैदजा आर अ स्मॉल ग्रुप ऑफ हंटर्स एंड गैदरर्स लिविंग इन द विसिनिटी ऑफ लेक इयासी, साल्ट रिफ्ट वैली लेक, ओके। यानी कि हैदजा जो क्या है, हैदजा जो है एक स्मॉल ग्रुप है। किस चीज़ का स्मॉल ग्रुप है? हंटर और गैदरर्स का। हंटर और गैदरर्स करने का मतलब कि जो व्यक्ति, जो लोग हंटिंग करते थे और साथ साथ गैदरिंग भी करते थे, उन्हीं के स्मॉल ग्रुप को क्या कहा गया है? उन्हीं के स्मॉल ग्रुप को हैदजा कहा गया है, ठीक है। और वो लोग रहते कहाँ पर थे, या रहते कहाँ पर हैं? वो लोग रहते हैं विसिनिटी लेक इयासी, यानी कि लेक इयासी के आसपास वाला जो इलाका है, और उसी के आसपास में रहते थे, ठीक है। अब जैसे में एक और बात यहाँ पर कहा गया है कि लेक इयासी जो है वो साल्टी लेक है और रिफ्ट वैली लेक है। रिफ्ट वैली लेक क्या है, पहले हम लोग आसानी से समझ लेते हैं ताकि चीज़ों को समझने में और आसानी होगी। जैसे में यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया ऐसे 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 ऐसे, फिर यहाँ पर कुछ प्लेन एरिया हो गया, ठीक है, प्लेन एरिया हो गया, फिर यहाँ पर लेक यहाँ पर ऐसे 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 ऐसे, ओहो, फिर लेक यहाँ पर ऐसे 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 लेक यहाँ से जो है चल रही है, और फिर यहाँ पर जाके एक और ऐसे 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 रिफ्ट वैली हो गया। यानी कि दोनों तरफ से, ये दोनों तरफ से, इधर से भी और इधर से भी सरफेस जो है लैंड का वो उठा हुआ है। बीच में जो इलाका जो है, बीच में जो इलाका, यानी कि ये वाला इलाका है, ये थोड़ा नीचे दबा हुआ है, और ये थोड़ा प्लेन एरिया, ठीक है, खाली एरिया है। और उसी के आसपास से यहाँ पर जो है लेक, वो जो है लेक इयासी जो है वो बह रहा है, ठीक है। तो ये हो गया वो एरिया जहाँ पर कौन लोग रहते थे, जहाँ पर हैदजा ग्रुप के लोग रहते थे, ठीक है। जैसे में हो गया अब काम खत्म। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो द कंट्री ऑफ द ईस्टर्न हैदजा, यानी कि हैदजा ग्रुप के जो यहाँ लोग, मतलब हैदजा पीपल जो रहते थे, ठीक है, जिस कंट्री में उसे हैदजा कहा गया है, द कंट्री ऑफ द ईस्टर्न हैदजा, यानी कि उस कंट्री का जो ईस्टर्न भाग जो है, जैसे हो गया ये, एक मिनट, ये हो गया जैसे नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, यानी कि ईस्टर्न भाग, ठीक है। जो ईस्टर्न भाग हो गया हैदजा मतलब ईस्टर्न भाग हो गया उस कंट्री का, ठीक है। तो वहाँ पर जो क्या है, द कंट्री ऑफ द ईस्टर्न हैदजा ड्राई रॉकीज savanna dominated by thorn scrub and acacia trees is rich in wild foods। यानी कि यहाँ पर ये बताया गया है कि वहाँ का जो ईस्टर्न भाग है ना, वहाँ पर क्या है, वो थोड़ा ड्राई इलाका है, ठीक है, सूखा इलाका है। वहाँ पर रॉक्स जो है उसका अमाउंट ज़्यादा है, रॉकी एरिया है, और सवाना है। सवाना मतलब थोड़ा ग्रासलैंड जो है, लेकिन प्लेन ग्रासलैंड है, ठीक है, प्लेन ग्रासलैंड है, मतलब उतना कोई बड़ा पेड़ नहीं है, प्लेन एरिया है, रॉकी एरिया है, ड्राई एरिया है,
और वहाँ पर ड्राई एरिया में क्या देखा जाता है अक्सर, तो ड्राई एरिया में हमेशा थॉर्नी स्क्रब्स को देखा जाता है। थॉर्नी स्क्रब मतलब कांटेदार जो पेड़ होते हैं ना, उन्हीं को थॉर्नी स्क्रब्स कहते हैं। और वहाँ पर एकासिया ट्रीज का भी ऑरिजिन पाया गया है, यानी कि वहाँ पर वो लोग पाए गए हैं, ठीक है। और वो एरिया जो है वाइल्ड फूड में बहुत ही रिच है, ठीक है, यानी कि फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, वहाँ पर जो है अच्छा अमाउंट में मौजूद है, ठीक। एनिमल्स आर एक्सेप्शनली numerous and were certainly commoner at the beginning of the century. Elephant, dinosaurs, buffalo, giraffe, zebra, waterbuck, gazelle, warthog, baboon, lion, leopard, and hyena are all common, as are smaller animals such as porcupine, hare, jackal, tortoise and many others. यहाँ पे यानी कि यहाँ पर ये बताया गया है कि एनिमल्स जो है यहाँ पर बहुत ही कॉमन है। कौन कौन से एनिमल्स हो गए, बड़े एनिमल्स हो गए, जैसे में डायनासोर्स हो गया, एलिफेंट हो गया, ठीक है, बफेलो हो गया, जिराफ हो गया, जेबरा हो गया, ठीक है, वाटरबग, गैजेल, ये सब वाटरबग, गैजेल, वाटरडॉग, बैबोन, ये सब क्या है उसके बारे में आपको हम पिक्चर आगे बताएंगे, चाहे देख ही लीजिए। नहीं आगे बताते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, तभी तो आप लोग आगे वीडियो भी देखिएगा, ठीक है। साथ साथ यहाँ पे स्मॉल एनिमल्स भी पाए जाते हैं, जैसे में हो गया जैसे में जैकाल हो गया, हेयर हो गया, टोर्टोइज हो गया। तो ये सब एनिमल्स जो है वहाँ पर मिलते हैं, कहाँ पे, हैजा में, ठीक है, ईस्टर्न पार्ट जो है हैजा का कंट्री का, वहाँ पे मिलते हैं। ऑल ऑफ दिस एनिमल्स अपार्ट फ्रॉम द एलिफेंट आर हंटेड एंड ईटन बाय द हैजा, यानी कि हैजा ग्रुप के लोगों के द्वारा सारे एनिमल्स को हंट किया जाता है और उसे फिर खाया भी जाता है। यानी कि हंट करके क्या करेंगे, छोड़ेंगे तो नहीं, जाहिर सी बात है, हंट क्यों कर रहे हैं, खाने के लिए, तो वो लोग खाते भी थे, ठीक है। सिर्फ एलिफेंट को छोड़कर, क्यों, हो सकता है वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है और इसीलिए वो लोग उसको हंट नहीं कर पाते थे। हाँ, द अमाउंट ऑफ मीट कुड बी रेगुलरली ईटन विदाउट इंडेंजरिंग द फ्यूचर ऑफ द गेम इज प्रोबेबली ग्रेटर देन एनीवेयर एल्स in the world where hunters and gatherers live or have lived in the recent past. सॉरी, यानी यहाँ पर ये बताया गया है कि जो मीट जो है जो अमाउंट मतलब मीट का जो अमाउंट है जो वो लोग रेगुलर बेसिस पर ग्रहण करते थे, खाते थे, उसका जो संख्या है कंपेयर किया जाए अलग दूसरा जो हंटर गैदर सोसाइटी है वहाँ से कंपेयर किया जाए, तो वो लोग जो है उसका अमाउंट जो है अधिक है, किस चीज़ का, ईटिंग करने का अधिक है। मतलब यहाँ पर ये सब कह सकते हैं कि वहाँ पर जो मीट एनिमल्स जो है वो अधिक मात्रा में है, और जिसके कारण जो है वो मीट जो लोग खाते थे वो भी अधिक मात्रा में खाते थे। किसके कंपैरिजन में, अलग अलग जो हंटर गैदर सोसाइटी है अलग अलग देशों में जो पहले थी या अभी है, वहाँ से कंपैरिजन करके देखा गया तो ये पाया गया। और एक और चीज़ यहाँ पर ये भी ध्यान में रखा जाता था कि जो हम लोग मीट जो है उतना अमाउंट में ही खाएं कि फ्यूचर में उसका फिर कमी नहीं हो। तो इससे ये मालूम चलता है कि मीट जो है वो लोग अधिक मात्रा में तो खाते ही थे, तो वहाँ पर एनिमल्स की संख्या कितना था, एनिमल्स का संख्या ज़्यादा था, इसलिए वो तो अधिक मात्रा में खाते थे और खाने के बाद भी कहते थे कि वो इन डेंजर नहीं होगा फ्यूचर में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। वेजिटेबल फूड, रूट्स, बेरीज, द फ्रूट ऑफ द baobab tree, etc., though not often obvious to the casual observer, is always abundant even at the height of the dry season in a year of drought. यानी कि वेजिटेबल फूड हो गया, ठीक है, वेजिटेबल फूड में क्या हो गया, वेजिटेबल फूड में रूट्स हो गया। अब रूट्स मतलब ये नहीं कि पेड़ का जो बड़ा बड़ा पेड़ का जो रूट्स होता है वो रूट्स, मतलब जैसे में कैरेट हो गया, रेडिश हो गया, यानी कि वैसे प्लांट जिसका रूट्स में क्या हो, जिसका रूट्स में वेजिटेबल्स ग्रो होता है, ठीक है, जैसे में कैरेट, रेडिश हो गया, इसे ध्यान में रखिएगा। तो इन सब फ्रूट्स को खाया जाता था। फिर बेरीज हो गया, उनका यूज किया जाता था एज अ फूड लोगों के द्वारा, ठीक है। फिर बायोबाब ट्री का जो फ्रूट हो गया, अब बायोबाब ट्री क्या है तो वो भी आपको हम आगे बताएंगे बायोबाब ट्री क्या है। तो उन सब चीज़ों का फ्रूट जो है लोग यूज करते थे खाने के लिए। और एक आश्चर्यचकित बात यहाँ पर ये है कि ये सब जब फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, वो वैसे ऑब्जर्वर को कभी दिखता ही नहीं था जो कि ध्यान से देखे नहीं। मतलब जो अच्छा बारीकी से समझने वाला जो ऑब्जर्वर है उसे ध्यान से देखने पर ही समझ में आता था, नहीं तो उन्हें कुछ दिखता ही नहीं था। द टाइप ऑफ वेजिटेबल, हाँ, और इसका जो संख्या जो है वेजिटेबल हो गया, फ्रूट्स हो गया, इनका जो संख्या है वो अबंडेंट अमाउंट में है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है। और इसके कारण यहाँ पर कभी भी इन सब के चलते मतलब कभी भी इन सब का कमी हुआ नहीं, ठीक है, हमेशा ये अबंडेंट अमाउंट में था।
द हनी एंड ग्रब्स ऑफ 7 स्पीसीज ऑफ वाइल्ड बी आर ईटन, यानी कि हनी यानी कि मध हो गया, ठीक है, जो रस वाला चीज़ होता है ना, उसी को बोलते हैं हनी। और ग्रब्स जो है अलग अलग 7 स्पीसीज का जो है उसे यूज किया जाता था एज अ फूड। सप्लाईज ऑफ दिस वेरी फ्रॉम सीजन टू सीजन एंड फ्रॉम ईयर टू ईयर, यानी कि सीजन पर डिपेंड करता है कि कौन से सीजन में कौन सा फ्रूट्स होगा, कौन सा प्लांट्स होगा, ठीक है, इस सब चीज़ पर निर्भर करता था। Sources of water are widely distributed over the country in the west season but are very few in the dry season. The Halja consider that about 5 to 6 kilometers is the maximum distance over which water can reasonably be carried, and camps are normally sited within a kilometer of a water course. यानी कि वहाँ पर वाटर की कमी ठंडा के दिन में तक कभी होता नहीं था, यानी ठीक है, लेकिन जब गर्मी का दिन आता तब वहाँ पर वाटर का थोड़ा कमी होता था, ठीक है। और वाटर का जो कमी होता था वो क्यों होता था क्योंकि जो इलाका है जहाँ पर लेक यासी जो है वो तांजानिया में पड़ता है, जो कि साउथ अफ्रीका में है। और वो तांजानिया जो है वो किसके नज़दीक है, इक्वेटर के नज़दीक है। तो गर्मी के सीजन में अधिक टेम्परेचर होने के कारण वहाँ का जो वाटर जो है वो इवापोरेट हो जाता है और इसीलिए वहाँ पर वाटर की कमी हो जाती है, ठीक है। तो वाटर की कमी हो जाती है, इसीलिए जो लोग जो है अपना कैंप जो है अपना जहाँ ठंडा सीजन में जहाँ रहते थे वहाँ से हट कर और अलग अलग जगह पर जाते हैं, अपना कैंप बनाते हैं। ऐसी जगह पर बनाते हैं जहाँ पर कि वाटर जो है 1 किलोमीटर के रेडियस में ही मिल जाए। चलिए, पार्ट्स ऑफ द कंट्री कंसिस्ट ऑफ ओपन ग्रास प्लेस बट द हैजा नेवर बिल्ड कैंप्स देयर। कैंप्स आर इनफेरेबली सीटेड अमॉन्ग ट्रीज ऑन रॉक्स एंड बाय प्रेफरेंस अमॉन्ग बोथ, यानी कि उस कंट्री का जो बहुत सारा पार्ट जो है, मतलब उस कंट्री का अधिकतर पार्ट्स या कुछ पार्ट्स जो है वहाँ पर जो है ओपन ग्रास वाला एरिया है। खासकर हम लोग देखे थे कहाँ पर, ईस्टर्न भाग में देखे थे जहाँ पर ओपन ग्रास वाला एरिया है। और वहाँ पर जो लोग जो है चाहते तो कैंप बना सकते थे, लेकिन लोग जो है वहाँ पर कैंप नहीं बनाते हैं। वो अक्सर कैंप बनाते हैं कहाँ पर है, वो अक्सर जो लोग जो है वो अपना कैंप्स बनाते हैं रॉकी एरिया के आसपास में, नहीं तो फॉरेस्ट वाला जो एरिया हो गया या प्लांट्स ट्रीज वाला जो एरिया हो गया जहाँ पर ट्रीज जो है अबंडेंट अमाउंट में है, वहाँ पर लोग जो है अपना कैंप बनाते हैं। क्योंकि जब भी कोई दूसरा स्ट्रेंजर आए वहाँ पर तो वो लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए झाड़ियों में या रॉक्स में कहीं पर जाकर छुप सके, इसलिए जो है वो ओपन एरिया में कैंप्स बनाते नहीं थे। The Eastern Hazja assert no rights over land and its resources. Any individual may live wherever he likes and may hunt animals, collect roots, berries and honey and draw water anywhere in the Hazja country without any sort of restriction. यानी कि जो ईस्टर्न पार्ट जो था ईस्टर्न जो पार्ट है हैजा का, ठीक है, वहाँ पर जो है ना, वहाँ पर जिसको जो मर्जी है करने का वो कर सकता था। वहाँ पर फुल्ली छूट मिला हुआ था लोगों को, जहाँ पर रहना चाहे वहाँ पर रह सकता है, जहाँ से पानी लेना चाहे वहाँ से पानी ले सकता है, जिस ट्रीज से फ्रूट्स लेना है वो ले सकता है। वहाँ पर मतलब फुल्ली आज़ादी था लोगों का। In spite of the exceptional number of games animals in the area, the Hadja rely mainly on wild vegetables, okay, matter for their food. Probably as much as 80% of their food by weight is vegetable, while meat and honey together account for the remaining 20%. यानी कि यहाँ पर ये बताया गया है कि एनिमल्स जो था वो तो न्यूमरस अमाउंट में था ही, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो है वो अधिकतर वेजिटेबल्स पर निर्भर करते थे, क्योंकि एनिमल्स का किलिंग जो है वो कम करते थे और वेजिटेबल्स पर वो निर्भर करते थे, ठीक है। फिर क्योंकि वहाँ का जब बारे में पता लगाया गया तो मालूम चला कि वहाँ के लोगों के द्वारा 80% जो खाना है वो वेजिटेबल्स का ही था, ठीक है, और बाकी का जो 20% खाना है वो मीट हो गया या हनी हो गया, वो दोनों मिलाकर 20% उनका भोजन बनाता है। Camps are commonly small and widely dispersed in the wet season, large and concentrated near the few available sources of water in the dry season. There is never any shortage of food even in the time of drought. यानी कि यहाँ पर ये बताया गया है कि जो कैंप्स जो है ना, वो कैंप्स जो है वेट सीजन में यानी कि ठंडी के दिनों में वो एक जगह पर नहीं बल्कि बिखरा हुआ होता था, जहाँ पर मन करे लोगों का वहाँ पर रहते थे। लेकिन जब जैसे ही गर्मी का सीज़न आता तैसे ही पानी का कमी होता और लोग जो है जहाँ पर पानी का संख्या, पानी का अमाउंट जो है अधिकतर अमाउंट में रहता था, वहीं पर आके लोग जो है बस जाते थे कि एक ही जगह पर कंसंट्रेट होते थे और फिर क्या करते थे, और फिर वहीं पर कंसंट्रेट होकर रहते थे, यानी कि एक ही जगह पर इकट्ठा होकर रहते थे। लेकिन वही ठंडा का बात किया जाए तो वहाँ पर
लोग जो है अलग अलग रहते थे, ठीक है, एक ही जगह पर कंसंट्रेट होकर नहीं रहते थे। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि इस जगह पर हैजा में जो है कभी भी किसी भी चीज़ का कभी भी न कभी भी फूड का शॉर्टेज नहीं हुआ है, ठीक है। मतलब जब सुखाव भी होता था इन द टाइम ऑफ डॉट, सुखाड़ के समय में भी वहाँ पर फूड का कमी होता नहीं था, क्योंकि उस समय लोग एनिमल्स को हंट कर लेते होंगे, और जिस समय फ्रूट वेजिटेबल्स आया उस समय वेजिटेबल्स का यूज करते थे एज ए फूड। चलिए बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तो थैंक यू, बाय बाय।